मेरे मेरे प्यारे परीक्षार्थियों, सभी का स्वागत करता हूं टीम परीक्षा पर, जहां पर मैं कुलदीप सर फिर से एक बार आपके सामने समक्ष हाजिर हो चुका हूं। फिर से वही साइंस की जबरदस्त, शानदार और जानदार सेशन लेकर, जहां पर आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको करने वाले हैं। पर उसके पहले, जैसे ही शुरुआत करते हैं उसके पहले आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने टीचिंग परीक्षा में खुद का नाम एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से एनरोल कर दीजिए, क्योंकि आज का जो जन्माष्टमी ऑफर चल रहा है स्पेशल, वो आज के लिए रहने वाला है। आज का आखिरी दिन रहने वाला है, तो 51% ऑफर जो भी है उसे अगर जल्दी से कैप्चर करना है तो जल्दी से इस नंबर के ऊपर कॉल कर दीजिए और कॉल कर खुद को एनरोल कर दीजिए। ठीक है जी। कल हमारी टेस्ट हुई थी वाईटी के ऊपर, सभी बच्चे ने दी थी। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर वाईटी के ऊपर जो टेस्ट होती है, जो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालते हो, उसका थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दीजिए। तो वही आपके लिए किया जाएगा। अगली बार जब भी वाईटी की टेस्ट हमारी होगी, जो डाली जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसका टाइमिंग हम बढ़ा देंगे। हमने टेक्निकल टीम से बात कर ली है। ठीक है, तो ये एक खबर आपको बतानी थी। और मुझे लगता है कि कल बहुत सारे लोगों ने भी अटेम्प्ट किया है, तो कोई बता सकता है, कोई बता सकता है कि किसको कितने मार्क्स मिले हैं? चलिए एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे। पर उसके साथ साथ बहुत बढ़िया राजेश जी, 30 में से 28 मार्क्स मिले हैं। और भी कोई बच्चे होंगे जिनको मार्क्स मिले हैं। देखिए, आज हमारी टेस्ट भी हुई थी, जो आपको बोला था कि जो बूस्टर कोर्स है हमारा, है ना, उसके पहले जो आपका प्री लिया जाता है, आपकी प्रैक्टिस लेके जा रही है। आज टेस्ट हुई थी, वहां पे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और अभी भी अगर आपने, वही बोल रहा हूं, अगर आप ये जल्दी से कोर्स परचेस कर दोगे तो आगे होने वाली जो 31 अगस्त को एग्जामिनेशन आपकी होने वाली, जीएस का पेपर होने वाला है, वहां पे अगर आपका फर्स्ट नंबर आता है तो आप 10,000 रुपए बख्शीश जीत सकते हो। इनाम की राशि है। साथ में ये आपके घर में भी काम आ जाएगी और आपके एजुकेशन में भी काम आ जाएगी भाई साहब। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। कल के कुछ क्वेश्चन हमारे बचे थे, थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर रहा हूं 10 क्वेश्चन का, तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया। तारिक अनवर जी, 29 आउट ऑफ 30। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। थोड़ा सा फास्ट रिवाइज कर रहा हूं, 10 क्वेश्चन बाद में नए क्वेश्चन लेके आऊंगा। चलिए बताइए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व द फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए बताइए कौन से ऐसे ऑप्शन दिए जहां पे ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल का शामिल है। चलिए बताइए कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ऐसा पूछा गया है। तो आप सभी को पता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, माइंड जो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मान जिसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं, उसका परिवर्तन ऊष्मा में होता है। ये आपका घर्षण बल का एक उदाहरण है। ठीक है, और कल आपको एक क्वेश्चन भी आया था एग्जामिनेशन में कि घर्षण बल द्वारा किया जाने वाला जो कार्य रहेगा वो हमेशा कैसे रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आपको बार बार बता रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, फिर से 10 मार्क की टेस्ट शुरू हो गई हमारी। ये सेकंड क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर बताएंगे। सबसे छोटा ऐसा कौन सा जीव है जो स्वयं का विकास एवं प्रजनन कर सकता है? चलिए बताइए। सिंपल सा आंसर है इसका, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर रहेगा आपका माइकोप्लाज्म। क्या रहेगा? माइकोप्लाज्म, या जिसे माइकोप्लाज्मा भी बोला जाता है। ये दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है। ये भी आपको याद रखना है। और ये माइकोप्लाज्मा क्या है जी? एक प्रकार का बैक्टीरिया है, माने कि एक प्रकार का जीवाणु है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। साथ में आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे कि हम ह्यूमन बॉडी में, हम इंसानों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे जी। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। सभी लोग बताएंगे कि अगर मैं मानव शरीर की बात कर रहा हूं तो उस शरीर के अंदर सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी कौन सी रहेगी? वो रहेगी आपके शुक्राणु, माने कि स्पर्म रहेंगे। और सबसे बड़ी कौन सी रहेगी? ओवम, माने कि जो एग बोलते हैं भाई साहब, जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, वो सबसे बड़ी कोशिका है हमारी मानव शरीर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
सेकंड क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग ताकि जल्दी जल्दी आगे बढ़ सके। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन सा है? चलिए बताइए। विच ऑफ द लाइटेस्ट एलिमेंट विच शो द रेडियो एक्टिविटी? इसके बारे में हमने पढ़ा था समस्थानिक में। किसमें पढ़ा था? समस्थानिक में, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? आइसोटोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। और उसमें हमने देखे हाइड्रोजन के आइसोटोप 3 देखे थे भाई साहब। एक था प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और एक ट्रिटियम था। और आप सभी को पता है इसका आंसर क्या रहेगा? ट्रिटियम जो है भाई साहब, वो आपका कैसे रहेगा? रेडियो एक्टिव रहेगा। रेडियो एक्टिव रहेगा ट्रिटियम। ओके, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते। चौथे नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, और इसका आंसर करेंगे। मैं आपको बता दूं ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको पिच पिच और सब आपको लाउडनेस के बारे में पूछा जाएगा। किसके बारे में? पिच और लाउडनेस के बारे में पूछा जाता है। शार्पनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय, ध्वनि की तीक्ष्णता, तीक्ष्ण आवाज किसकी होती है? किसकी होती है? जिसका भाई साहब यहां पे ऑप्शन ही नहीं है। यहां पे ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब। देखो यहां पे ऑप्शन ही नहीं है। आपका आंसर रहेगा ऊपर में से कोई भी नहीं। माने कि आंसर आपका रहने वाला है फ्रीक्वेंसी, जिसे बोलेंगे हम आवृत्ति। क्या बोलेंगे? आवृत्ति। और वही अगर लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस कौन डिफाइन करता है? आपका एम्पलीट्यूड डिफाइन करता है, ध्वनि का आयाम डिफाइन करता है। क्लियर है? चलिए ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। 5वें नंबर का क्वेश्चन, और ये तो बताए, मुझे पता है आपको याद हो गया होगा। क्रेफिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया, और भी जानवर है जिनके अंदर आपको नीले रंग का रक्त मिलता है। वो किसके वजह से? सॉरी, बता दिया भाई साहब मैंने, नीला रंग मिलता है। और उसी रंग को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है हीमोसाइनिन बोला जाता है। हीमोसाइनिन बोला जाता है किसके वजह से? कॉपर ये तत्व होने की वजह से। ठीक है, 5वें नंबर का क्वेश्चन। 6वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा सभी के लिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी जल्दी। बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। कौन से घर्षण में परिवर्तित करता है बॉल बेरिंग जी? ये करता है आपके रोलिंग फ्रिक्शन में। किसमें? रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन आपके सभी के लिए। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हमारे नए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलिए बताइए इसका आंसर। और जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है, ये सभी क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआई 3.0 और बीपीएससी टीआई 2.0 में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये अगर सभी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, समझ लेना आपकी बीपीएससी टीआई 2.0 और बीपीएससी टीआई 3.0 की पीवाईक्यू आपको याद हो गए। ठीक है, चलिए बताइए फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण में किसको उपयोग में लाया जाता है? इसका आंसर रहेगा आपका फोटोवोल्टाइक सेल। क्या आंसर रहेगा आपका? फोटोवोल्टाइक सेल। और इसमें कौन से एलिमेंट या किस तत्व को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर रहेगा आपका सिलिकॉन। और सिलिकॉन क्या है? ये एक प्रकार का उपधातु है। क्या है? एक प्रकार का उपधातु है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, लीड, ये सभी के सभी धातु हम फोटोवोल्टेक सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सिलिकॉन का। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। चलिए 7 नंबर हो गया। 8वें नंबर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है आपके सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। बोल रहा है कि सभी मेटल सॉलिड होते हैं। जी नहीं, ये गलत है। इसका एग्जांपल रहेगा आपका पारा। पारा एक धातु है और जनरली कौन से रूप में होता है? लिक्विड रूप में होते हैं। ऑल मेटल्स आर हार्ड, ये भी गलत हो गया। जैसे कि सोडियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, और क्या बोलूंगा, पोटेशियम हो गया। भाई साहब ये सॉफ्ट होते हैं। फॉस्फोरस ने, ये सोडियम और पोटेशियम कैसे सॉफ्ट होते हैं, उनको हम चाकू से काट सकते हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, ये भी आपका गलत है। ये भी आपका गलत है। गलत क्यों है? कोई बता सकता है क्या? सभी के सभी अधातु जो होते हैं, अधातु जो होते हैं वो गैस रूप में होते हैं क्या? जी नहीं। जैसे कि मान लीजिए भाई साहब सल्फर है ना, सल्फर ये जनरली आपको सॉलिड रूप में भी मिलता है। जो ज्वालामुखी प्रदेश होते हैं, जहां से ज्वालामुखी निकलते हैं, वहां पे आपको सल्फर जो है सॉलिड रूप में मिलता है। उसके बाद एक लिक्विड रूप में होता है अधातु, उसका नाम बता दीजिए। एकमात्र अधातु जो लिक्विड रूप में आपको मिलेगा। चलिए बताइए सभी लोग। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। एकमात्र अधातु जो लिक्विड माने कि तरल रूप में होता है, उसका आंसर है आपका ब्रोमीन। लिख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में,
और आंसर में और दिमाग में भी लिख दीजिएगा, ठीक है। ब्रोमीन एकमात्र धातु है। हाँ, आपका ये सही रहेगा कि जितने भी आपके नॉन मेटल्स माने कि अधातु होते हैं, सभी के सभी नॉन डक्टाइल होते हैं, माने कि उनमें तन्यता नाम की चीज नहीं होती। उसको खींच नहीं सकते, उससे हम तार नहीं बना सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए बताइए भाई साहब कि जितने भी धातु है उन सभी में सबसे ज्यादा तन्यता कौन से धातु में है, तो इसका आंसर क्या बताओगे? सबसे ज्यादा डक्टाइल कोई धातु होगा तो वो रहेगा आपका सोना। सोना मतलब तकिया डालकर सोना नहीं, तकिया डालकर सोना नहीं, उससे आप लंबे नहीं हो जाओगे, ठीक है। सोना मतलब होता है गोल्ड। सोना मतलब क्या होता है? गोल्ड। ओके जी, चलिए बहुत बढ़िया। 8 9th नंबर का क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ ओशियन सैलिनिटी। माने कि यहां पे पूछा गया महासागरीय लवणता जो होती है भाई साहब, उसका मुख्य स्रोत कौन सा है? उसका मुख्य स्रोत कौन सा है? जल्दी 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 सभी लोग आंसर करेंगे इसका, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा नदिया माने की रिवर। नदिया माने की रिवर। रिवर जो होती है वो सबसे ज्यादा क्षार डालती है आपकी समंदर में। जमीन से बहते बहते जितना भी क्षार मिलता है सब घुल मिल जाता है पानी में और जाके डाल देते हैं आपके समंदर के अंदर कचरे के सहित, ठीक है। ओके, चलिए बताइए। ये रहा आपका आखिरी 10वें नंबर का क्वेश्चन आज का। चलिए बताइए, सभी लोग जल्दी से रिवाइज करेंगे और बताएंगे 10 में से कितने मार्क्स मिले हैं बाद में। चलिए बताइए, अगर बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में डिस्टेंस जो है भाई साहब, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज डबल, डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, देन द व्हाट हैपन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए बताइए, सभी को पता है भाई साहब फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। माने कि अगर आपने डिस्टेंस भाई साहब 2 गुना कर दिया तो आपका फोर्स जो है 1/4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। माने कि आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब सभी लोग मुझे बताएंगे इस 10 क्वेश्चन में से आपके कितने बराबर आए। चलिए बताइए, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे 10 में से कितने मार्क्स मिले आप सभी को? 10 में से कितने मार्क्स मिले आप सभी को? बहुत बढ़िया। 10 में से 10 कोई है? मैं देखना चाहूंगा 10 में से 10 कोई है? अगर 10 में से 10 है तो एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। 10 में से 10 अगर मिले तो हाथ ऊपर कर देंगे, अपना गुलाबी रंगा हुआ हाथ विजय से, ठीक है, बता देंगे। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे नए क्वेश्चंस को। और ये रहा, अब इनका नाम क्या पढ़ूं? चेहरे से तो बहुत हैंडसम दिख रहे हैं, है ना, खूबसूरत दिख रहे हैं, बिल्कुल किशन कन्हैया के जैसे, पर इनका नाम ही नहीं पता है। नाम क्या लिखे है? सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, डब्लू लिखा है, शायद जाकिर नाम है इनका, है ना, या तो जहीर होगा, जो भी है। कॉन्ग्रेचुलेशन जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नया क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? यह क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी जो है बरसात का आखिरी मौसम चल रहा है और भाई साहब दुनिया में मलेरिया, डेंगू जैसे जो रोग है भाई साहब फैले हुए हैं, है ना। उसका मुख्य कारण कोई होगा तो ये भाई साहब आपके मच्छर, आपके मतलब मच्छर, है ना। तो बताएंगे मच्छरों को अगर कंट्रोल करना है तो कैसे करोगे? सभी लोग आंसर करेंगे इसका। यहां पे एक शब्द को नहीं भूलना है, वो है आपका जैविक। जैविक नियंत्रण का बारे में बोला है। जैविक का मतलब क्या है? जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि जंगल में हिरणों की संख्या बढ़ गई है तो उसे जैविक नियंत्रण करने वाला कौन रहेगा? ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप आंसर क्या करोगे? क्या करोगे? टाइगर, बाघ, हिरण को खाने वाला कौन होता है? आपने फूड चेन पढ़ी होगी, बराबर है। वहां पे एक जानवर को दूसरा जानवर खाता है, माने कि जिस जानवर को जो जानवर खा रहा है ना, जो खाने वाला उस जानवर की संख्या को कंट्रोल कर रहा है, माने कि वो जैविक नियंत्रण कर रहा है। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है। अगर यहां पे पूछा जाता है कि
मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो आप भाई साहब पानी में तेल डाल दो, इससे आपकी मच्छरों की संख्या कंट्रोल हो जाएगी। उसमें मरहम डाल दो या डीडीटी स्प्रे कर लो, इन सभी से जो है मच्छरों की संख्या कम होती है। पर हमारे प्रकृति में मच्छर के जो लार्वा होते हैं, आपने पानी में देखे होंगे भाई साहब, ऐसे 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 करते रहते, ऐसे ऐसे करते रहेंगे ना, ऐसे ऐसे, उनको खाने वाली होती है एक मछली जिसका नाम है गैम्बूसिया। क्या नाम है? गब्बर सिंह सुने हो? गब्बर सिंह सुने? ये गब्बर सिंह है, मच्छरों को खाने वाला गब्बर सिंह है। नाम भी वैसे ही दिया है, गैम्बूसिया। ऐसे लगता है कि कोई गैंगस्टर है, और भाई साहब ये बहुत खतरनाक लग रहा है। और पता है ये क्या है? ये एक प्रकार की मछली है। देखो कितने प्यारी दिख रही है ना, कितनी प्यारी दिख रही है। पर ये भाई साहब कौन है? ये गब्बर सिंह है मछली मच्छरों का। ये मच्छरों को खाने का काम करता है। साथ में एक और मछली है जिसका नाम है पोएसिलिया। क्या नाम है जी? पोएसिलिया। दोनों भी नाप लिख लीजिएगा, गैम्बूसिया एंड पोएसिलिया, भाई भाई है। गब्बर का भाई पोएसिलिया। क्लियर है? चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज बाय द वायरस? कल आपने वायरस के बारे में पूछा था, वायरस के क्वेश्चन मैंने यहां पे डाल दिए। कुछ बच्चे ने कमेंट किया था कि सर वायरस और बैक्टीरिया के ऊपर क्वेश्चन लेके आइए, तो ये रहे कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं वायरस और बैक्टीरिया के ऊपर। अब वायरल चल रहा है दुनिया में, चलिए बताइए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। नॉट कॉज बाय वायरस, नॉट कॉज बाय वायरस बोला है, माने कि वायरस से होने वाला रोग नहीं है। इसका आंसर रहेगा आपका टाइफॉइड। क्या रहेगा? टाइफॉइड। एड्स, एड्स ये वायरस के वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस मतलब जैसे कोरोना हो गया, सर्दी हो गई, है ना, ये सभी कुछ किसके वजह से होते हैं? वायरस के वजह से होते हैं। डेंगू भी किसके वजह से होता है? वायरस के वजह से होता है। पर यहां पे डेंगू फैलता कैसे है? फैलता कैसे है ऐसा अगर पूछता जाए, फैलता कैसे है, तो भाई साहब इसे फैलाने वाले मच्छर होते हैं। कौन होते हैं जी? मच्छर होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? टाइफाइड रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये ट्रिक मैंने आपको कल बताई थी, अगर आपको याद नहीं आ रहा है। छूले टूटे दिलनु पल भर में, छूले टूटे दिलनु पल भर में। छू माने कोलेरा, उसके ले मतलब लेप्रोसी हो गया, है ना। उसके बाद टूटे मतलब ट्यूबरकुलोसिस और टिटेनस, टूटे, यहाँ पे दिख रहा है टूटे, ये हो गया टूटे। दिलनु, दिल ये आ गया डी, डी आए बहुत डिप्थेरिया। उसके बाद न्यू माने के न्यूमोनिया, और पल माने आ गया आपका प्लेग। प्लेग ये सभी के सभी कैसे? आपके बैक्टीरियल डिसीज है। कैसे है जी? बैक्टीरियल डिसीज है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये इंपोर्टेंट वाले है, ये इंपोर्टेंट वाले हैं, इसलिए बता रहा हूं। बाकी के भी बहुत सारे डिसीज होते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया है? चलिए आगे। और ये कुछ आपके वायरल डिसीज है। देखो आपको क्या करना है, एक तो आप बैक्टीरियल डिसीज की ट्रिक याद कर लो या वायरल की, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक याद कर लो तो उसमें से जो नहींगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो गधे जैसी मेहनत नहीं करनी है, थोड़ी सी स्मार्ट मेहनत कीजिए, है ना, स्मार्ट बनिए। दोनों भी याद करोगे तो हो सकता है कभी कंफ्यूजन हो जाए, पर कोई एक ही अगर याद करोगे तो वो पक्का आपको याद रह जाएगा। क्लियर है? चलिए अब ये कुछ बता रहा हूं यहाँ पे, उसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए मम्स ये किसके वजह से होता है? मम्स वायरस के वजह से। और ये मम्स किसका डिसीज होता है? अगर आपने सुना होगा, आपने सुना होगा जो सलाइवा ग्लैंड होती है उसका डिसीज है ये मम्स। उसके बाद कॉमन कोल्ड, सर्दी, है ना। उसके बाद रैबीज, रैबीज ये एक कौन से प्रकार का डिसीज होता है? ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बीपीएससी, बीपीएससी टीआरई 4.0 में, इसे आपको याद रखना है। रैबीज एक ऐसा डिसीज है जो जानवरों से इंसानों में आता है। क्या आता है? जानवरों से इंसानों में आता है। और उसी के ऊपर इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, उसे बोलते जूनोटिक डिसीज बोला जाता है। जूनोटिक डिसीज, DISEASE, माने कि ऐसे डिसीज, ऐसे डिसीज जो जानवरों से इंसानों में आते हैं, इंसानों में आते हैं। ये डिसीज जो है रैबिस उसका एक उदाहरण है। उसी तरह से आपने स्वाइन फ्लू सुना होगा, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू ये जो स्वाइन होते हैं, है ना, उनमें से आते हैं। उसी तरह से अभी दुनिया में एक डिसीज फैला हुआ है, क्या आपको उसके बारे में पता है?
अगर नहीं पता होगा तो वो बताऊंगा आगे आपके, ठीक है, वो थोड़ा सा आपके लिए सरप्राइज रहेगा। कोरोना का जैसे ही वो महामारी कर WHO ने उसे घोषित कर दिया है, अगर आपको याद नहीं होगा। उसके बाद एनसेफेलाइटिस, उसके बाद डेंगू, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, एड्स, मिसल्स, ये सभी के सभी आपके वायरल डिसीज रहेंगे। ये सभी के सभी कैसे है, वायरल डिसीज है आपके, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज बाय द बैक्टीरियम, माने कि बैक्टीरिया जीवाणु की वजह से होने वाला डिसीज कौन सा है। चलिए, छूले टूटे दिल्लू, है ना, छूले टूटे दिल्लू, चलिए बताइए। मलेरिया, मलेरिया किसके वजह से होता है जी, ये आपका प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम। उसके बाद टाइफाइड, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा, टाइफाइड रहेगा। अभी तो बताया था, सिर्फ क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया जी, बस हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया। ये टाइफाइड डिसीज जो है वो बैक्टीरिया के वजह से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम के वजह से होता है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, कीटाणु होता है। क्लियर है जी। डेंगू, इन्फ्लुएंजा, ये दोनों भी कैसे अभी बताया, ये वायरल डिसीज है। कैसे है, वायरल डिसीज है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर करेंगे। विच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड, जो अभी भाई साहब कॉमन कोल्ड माने की सर्दी होती है ना सभी लोगों को, उसके लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है, कौन से विषाणु के वजह से होते हैं। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे, क्या रहेगा, क्या वो राइनो वायरस रहेगा, साल्मोनेला रहेगा, टाइफाइड बी रहेगा, और माइकोबैक्टीरियम रहेगा। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर कर दिया, इसका आंसर रहेगा राइनो वायरस। क्या रहेगा, राइनो वायरस के वजह से आपको सर्दी होती है। और साल्मोनेला भाई साहब ये टाइफाइड, इसके वजह से टाइफाइड होता है, इसके वजह से क्या होता है, टाइफाइड होता है। हिपेटाइटिस बी, इसके वजह से जॉन्डिस नाम का रोग होता है, जॉन्डिस, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, पीलिया बोलते हैं। माइकोबैक्टीरियम, इसके वजह से आपका होता है टीबी। क्या होता है, टीबी, और ये एक प्रकार का बैक्टीरियल डिसीज होता है। क्या होता है, बैक्टीरियल, माने कि जीवाणु के वजह से होने वाला रोग है आपका टीबी। इतने बातें आपको याद रखनी है। देखिए इन बातों को मैं बार बार रिपीट करने वाला हूं, ठीक है, ताकि ये पूरी की पूरी जो वायरस और जीवाणु वाली जो लिस्ट है ना, पूरी की पूरी आपको याद ही हो जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, ऐसे डिसीज जो संक्रामक होते हैं। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। क्या वो डायबिटीज माने कि मधुमेह रहने वाला है, हाइपरटेंशन, ट्यूबरक्लोसिस, एनीमिया, और मोर देन वन अप अबाउ। चलिए बताइए। जी हाँ, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी जो है ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है जी, ये बैक्टीरिया ही है, ठीक है। चलिए, बैक्टीरिया का नाम है वो। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। संक्रामक रोग कौन सा है, संक्रामक रोग कौन सा है, क्या वो डायबिटीज रहेगा, हाइपरटेंशन, क्या रहेगा जी आंसर आपका, ट्यूबरक्लोसिस। क्या रहेगा, ट्यूबरक्लोसिस। और ट्यूबरक्लोसिस माने कि जिसे हम टीबी बोलते हैं, ये होता है जीवाणु के वजह से, ये जीवाणु जन्य रोग है। और इस जीवाणु का नाम मैंने अभी अभी बताया था, साल्मोनेला, सॉरी, माइकोबैक्टीरियम। किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम की वजह से होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद कहा गया क्वेश्चन, हाँ, उसके बाद हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एनीमिया, ये सभी के सभी डिसीज जो है वो नॉन कम्युनिकेबल होता है, माने कि असंक्रामक रोग होते हैं। कैसे होते हैं, असंक्रामक रोग होते हैं। जैसे कि डायबिटीज क्यों होती है जी, आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई। हाइपरटेंशन किसके वजह से होता है, जैसे कि आपका बीपी बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाता है। एनीमिया किसके वजह से होता है, एनीमिया, अगर मैं मिनरल की बात करूं, अगर मैं मिनरल्स की बात करूं, मिनरल में अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई तो आपको एनीमिया हो गई। वही अगर मैं विटामिन की बात करूं तो कौन से विटामिन के कमी के वजह से आपको एनीमिया हो जाएगा, वो रहेगा आपका विटामिन B12, जिसे हम कोबालामाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोबालामाइन बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, सारी की सारी बातें बस एक ही क्वेश्चन में। डायबिटीज हो गया, उसके बाद हाइपरटेंशन हो गया,
ट्यूबरक्लोसिस जो कि जीवाणु की वजह से हो रहा है, एनीमिया जो कि मिनरल की बात करेंगे, आयरन और विटामिन की बात करेंगे तो B12 की कमी की वजह से होती है। क्लियर है यहाँ पे जी? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज माने कि वो डिसीज होते हैं, ऐसे रोग होते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाए। अब फैलने के माध्यम भी होते हैं, जैसे कि हवा के माध्यम से फैल रहे, है ना, चुम्मा चाटी कर ली फिर भी फैल जाएगा। उसके बाद सेक्स, ये भी एक जरिया होता है। उसके बाद खाना खा रहे, दूषित खाना खा रहे, उसके वजह से भी होता है। दूषित पानी पी रहे, उसके वजह से भी होता है। यानी कि ये विभिन्न माध्यम होते हैं जिन माध्यम से वो डिसीज एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। पर जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बोला था, ये कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि HIV वायरस हो गया, आप सभी को पता है HIV वायरस कैसे फैलता है। उसके बाद आपका हिपेटाइटिस माने कि जॉन्डिस जिसे बोलेंगे, ये भी दूषित पानी और दूषित खाने से भी फैलता है। उसके बाद मिसल्स हो गई, उसके बाद साल्मोनेला की TB हो गई, मिसल्स हो गए। उसके बाद और भी ब्लड बॉर्न डिसीज होते हैं, जैसे कि किसी को अगर HIV हो गया है और गलती से अगर उसका खून किसी और के शरीर में चला जाए तो भाई साहब उस केस में भी आपको HIV हो सकता है। और एक बात यहां पे है, वो कौन सी रहेगी? हाँ, तो वो जनरल हो गया है ना। अभी जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति वैसे भी हम भूलते जा रहे हैं, फॉरेन की कंट्री की संस्कृति अपनाते जा रहे हैं, तो वो तो होने वाला है भाई साहब, ठीक है। क्योंकि जब वो बातें होती है तो हमारे मुंह में जो लार होती है ना, वो लार मिक्स हो जाती है और लार में भी बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। अगर दूसरे के शरीर में वो चला गया तो भाई साहब उसे भी तो डिसीज हो जाएगा। वही तो बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये क्लियर हो गया है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद एक और डिसीज है जिसे आपको याद रखना है, इसे एक और बात आपको याद रखनी है, वो है ये वाला डिसीज, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस में तो लंग हो गया है, कहा गया डिसीज, ओके, वो डिसीज लिखा ही नहीं है। अभी दुनिया में एमपॉक्स नाम का डिसीज फैल रहा है। किसी ने इसके बारे में सुना है क्या? एमपॉक्स के बारे में किसी ने सुना है? एमपॉक्स के बारे में किसी ने सुना है? कोई है जिसने एमपॉक्स के बारे में सुना नहीं है? अगर सुना नहीं है तो इसे ही दूसरा नाम बोला जाता है, इसे ही मंकी पॉक्स बोला जाता है, मंकी पॉक्स बोला जाता है। और ये चिकन पॉक्स जैसा ही खतरनाक डिसीज है, ये खतरनाक डिसीज है। और अभी अभी डब्ल्यूएचओ ने एक हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस की है, हेल्थ ग्लोबल इमरजेंसी अनाउंस की है। किसके वजह से? इस मंकी पॉक्स के वजह से, क्योंकि ये इतने तेजी से फैल रहा है। आपको पता नहीं, इंडिया में अभी तक इसकी केस तो नहीं है, पर अफ्रीका कंट्री में, जो अफ्रीका कंट्रीज है उसमें लगभग 25 से 30 हजार लोग इसके वजह से मर चुके हैं अभी तक। और इसके वजह से आपके पूरे शरीर के ऊपर जो है ऐसे फोड़े आ जाएंगे, है ना। जैसे चिकन पॉक्स में आते हैं ना, वैसे ही पूरे शरीर के ऊपर ऐसे फोड़े आ जाएंगे। और ये फैलते जा रहे हैं, ये फैलते जा रहे। खतरनाक बात यह है कि इसकी अभी तक हमारे पास दवा नहीं है, इसकी अभी तक हमारे पास दवा नहीं है। यह खतरनाक बात है। अगर ये फैल भी रहा है और उसकी अगर हमारे पास दवा होती तो भाई साहब इसे हम ट्रीट कर लेते थे, उससे हम क्या बोलेंगे, छुटकारा पा लेते थे, पर उसकी दवा ही नहीं है। और इसके वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। ये पाकिस्तान तक पहुंच चुका है और आपको पता है पाकिस्तान से इंडिया में आने को उसको टाइम नहीं लगने वाला है। क्लियर हो गया है जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये महामारी घोषित की गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये मंकी पॉक्स ये वायरस के वजह से होता है, वायरस माने कि विषाणु जन्य रोग है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए बताइए, HIV प्राइमरी अफेक्ट द विच टाइप ऑफ सेल इन द ह्यूमन बॉडी? HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसके नाम में ही इसका उत्तर है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यहां पे एक नाम आया है, उसके ऊपर अगर ध्यान दोगे, देखो यहां पे लिखा है इम्यूनो। अब बताओ, आंसर बताएंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर किए सभी ने। इसका आंसर रहेगा व्हाइट ब्लड सेल। देखिए कभी कभी क्या होता है ना,
कभी कभी क्या होता है, कुछ बातें अगर हमें याद भी नहीं रही है, पता भी नहीं है, पर उसके नाम में ही ऐसा आंसर मिल जाता है। तो HIV, व्हाइट ब्लड सेल जो होती है, माने कि सिंपल हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति जो होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति जो होती है उसको डिस्ट्रॉय कर लेती है। आदमी एड्स के वजह से नहीं मरता, ध्यान रखेंगे, आदमी एड्स के वजह से नहीं मरता है, मरता है बाकी बीमारियों की वजह से। पर ये HIV क्या करता है, बाकी बीमारियां जो उसे हो रही है ना, उससे लड़ने के लिए सक्षम जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल होती है ना, उससे भाई साहब खत्म कर देती है। अब बताइए, अगर ऐसी बात हो गई है कि शरीर के अंदर जो सोल्जर है उनको ही खत्म कर दिया, तो बाहरी दुश्मन अटैक करने के बाद आपको तो हारना ही है ना। बस वही बात यहां पे हो गई है, यही बात यहां पे हो गई है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज अ वायरल इंफेक्शन? चलिए, माने कि एक वायरस के वजह से होता है, सिंपल सी बात है। हैजा, ट्यूबरकुलोसिस जिसे तपेदिक बोला जाता है, लेप्रोसी, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। सभी लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए बताइए। गजला तरानम जी बोल रहे हैं कि सर मुझे 30/29 मिले हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर कर देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा पोलियो। और ये कौन से माध्यम से फैलता है? ये खाने से फैलता है, ये पीने से फैलता है, उसके बाद सेक्सुअल कांटेक्ट करोगे उससे फैलेगा, और सबसे ज्यादा अगर फैलता है तो वो हवा के माध्यम से फैलता है। किसके? हवा के माध्यम से फैलता है पोलियो। और एक अच्छी बात आपको बताओ, एक अच्छी बात आपको बताओ, हमारा भारत जो है, भारत जो है पोलियो मुक्त हो गया है, पोलियो मुक्त हो गया है, ये WHO ने घोषित कर दिया है। यह अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि भारत में अभी पोलियो के कोई भी नए केसेस नहीं मिल रहे, क्योंकि आप सभी को पता है इसके लिए भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई थी। अगर आपने इसका फायदा लिया है तो उसका स्लोगन आप बता दोगे। उसका स्लोगन था, 2 बूंद जिंदगी के, 2 बूंद जिंदगी के। ये आपने सुना होगा, ये आपने सुना होगा, है ना। अमिताभ बच्चन जी इसकी ऐड करते थे, है ना, उसके ब्रांड एम्बेसिडर थे। 2 बूंद जिंदगी के, और बच्चों के लेके जाके भाई सब उसमें मुंह में जल्दी से ठूसते थे, ठूस पी पी पी, इस तरह से, है ना, इसी तरह से होता है। ये आपको सुना होगा। तो पोलियो एक वायरल डिसीज है, आपको याद रखना है। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और देखिए पोलियो के वायरस का नाम क्या है? पोलियो माइलिटिस, है ना, पोलियो माइलिटिस उसका नाम होता है। और ये किसे इन्फेक्ट करता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए आपने कुछ इन बच्चों को ऐसे देखा होगा, है ना, जनरली बच्चे ढंग से चल नहीं पाते हैं, उनके पैर जो है ऐसे नाजुक नाजुक और ऐसे बिल्कुल पिपनी जैसे हो जाते हैं, पतले पतले हो जाएंगे, और ऐसे लगता है कि भाई साहब अगर खड़े हो गए तो उनके पैर ही टूट जाएंगे, इतने नाजुक हो जाते हैं। ये क्यों नाजुक हो जाते हैं? क्योंकि जो पोलियो का वायरस होता है ना, आपके तंत्रिका तंत्र के ऊपर भाई साहब अटैक करता है, माने कि आपके नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोलियो वायरस के वजह से होता है, ये सभी को पता है। क्या नहीं पता है? कि वो नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, और इसके वजह से ब्रेन और बाकी ऑर्गन्स का कांटेक्ट भाई साहब लगभग टूट जाता है, और उसके वजह से बहुत क्षति हो जाती है आपके ऑर्गन्स को। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। Which of the following disease is transmitted by the mosquito and caused by the virus? यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा डिसीज है जो मच्छर द्वारा फैलता है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने खुद होके नहीं डाला है, इसके ऊपर जो किसी ने पूछा था कि सर एक डिसीज है, उसका नाम भी उन्होंने बताया था कि ये वायरस के वजह से होता है कि मच्छर के वजह से होता है। और क्वेश्चन स्वाभाविक है ना, पूछना चाहिए ऐसा क्वेश्चन कि ये जो डिसीज है ये मच्छर के वजह से होता है कि वायरस के वजह से होता है। अब देखिए इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि मच्छरों से फैलाया जाता है और वायरस के वजह से होता है। जैसे कि मैंने किसी का खून कर दिया, मैंने किसी का खून कर दिया, तो करने वाला कौन है? मैं हूं। किससे किया है? भाई साहब चाकू से किया है, तो ये करने वाला है। और किसने किया? वायरस ने। क्लियर हो गया है? समझ में आ गया है?
उसी तरह से तो आपका आंसर रहेगा डेंगू। अब कोई कोई बच्चे जो है भाई साहब ई टिक कर रहे हैं, कोई बच्चे मलेरिया टिक कर रहे हैं। मलेरिया जो है मैंने अभी बताया है प्लाज्मोडियम के वजह से होता है। किसके वजह से? प्लाज्मोडियम के वजह से होता है। डेंगू ये भाई साहब डेंगी नाम का वायरस के वजह से होता है। और कोलेरा और टाइफाइड के बारे में अभी अभी मैंने पढ़ा है ना, ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। और ये तो भाई साहब मार नहीं रहा। डेंगू क्या ध्यान में रखना है आपको? डेंगू ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइए, जूनोटिक डिसीज कौन सा है? जूनोटिक डिसीज कौन सा है? अभी मैंने बताया जूनोटिक डिसीज मतलब जो जानवरों से इंसानों में फैले उसको बोला जाता है जूनोटिक डिसीज बोला जाता है। और कौन सा ऑप्शन है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए इसका आंसर क्या रहेगा जी? ट्यूबरकुलोसिस, रेबीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा रेबीज। क्या रहेगा जी? रेबीज। रेबीज ये किसके वजह से हो गया भाई साहब? कुत्ते के काटने से हो जाता है। किसी खरगोश ने आपको काट दिया, किसी गिलहरी ने काट दिया, तो ये काटने वाले जो जानवर होते हैं भाई साहब उनके वजह से होता है। किसी बंदर ने काट दिया भाई साहब, तो इनके वजह से जो है रैबिस फैलता है। और आपको यहां पे ध्यान में रखना है, अगर इन जानवरों के शरीर के अंदर अगर रैबिस है तभी जाकर वो आगे इंसान को होता है। नहीं तो कोई भी कुत्ता अगर आके आपको काट दिया तो आप बोलोगे सर मुझे रैबिस हो जाएगा, रैबिस मैं क्या करूं, मैं क्या, कुछ नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है और भाई साहब 2 इंजेक्शन बड़े बड़े ले लेना है ना। और पहले तो इतना खतरनाक था, हमारे माँ बाप तो ऐसे डराते थे भाई साहब, कुत्ते के पास नहीं जाना। कुत्ते ने अगर काट दिया भाई साहब तो पेट में 10-10 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। और भाई साहब वो कुत्ते से कम वो इंजेक्शन से ज्यादा डर लगता था। और इसके वजह से जो है कुत्ता अगर यहां पे दिखाई दे ना तो भाई साहब हम उससे वहां से चले जाते थे। और कुत्ते भी इतने शाइनी होते थे, जैसे ही उसे पता चला कि ये मुझसे डर रहा है वो आके ऐसे करता था, ऐसे जैसे क्या भाई साहब वो दुम लगा के दौड़ते थे और कुत्ता हमारे पीछे। सभी ने सुना होगा है ना, जो जनरली 90s वाले जो बच्चे हैं ना भाई साहब उनके साथ ये वाकया बहुत बार हो चुका है। कुत्ता अगर काट दिया तो 10 इंजेक्शन पेट में लेने हैं, पर अभी 10 इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, 1 या 2 इंजेक्शन भी ले लोगे तो भी आपका आराम हो जाएगा। ठीक है, हाँ। जूनोटिक डिसीज जानवरों से इंसानों में फैलने वाला रैबिस होता है। ठीक है, हाँ। और ये रहे बहुत सारे जूनोटिक डिसीज होते हैं, वो भी आपको याद रखना है। जैसे कि अभी अभी आपको पता है सार्क नाम का डिसीज आया था, उसके बाद कोविड-19 ये भी एक प्रकार का जूनोटिक डिसीज होता है। उसके बाद HIV, इबोला, ये भी आप सभी को पता है। HIV पता है आपको कहां से आया है? आपको पता होगा HIV डिसीज जो एड्स बोलते हैं हम, एड्स होता है ना, ये बंदरों से आया है, ये बंदरों से इंसानों में आया था। उसके बाद इबोला आपने सुना होगा, इबोला ये भी एक प्रकार का जूनोटिक डिसीज है। उसी तरह से आपका हेंड्रा, निफा वायरस के बारे में आपने सुना होगा, निफा। ठीक है, ये भी मलेशिया जैसे कंट्री में बहुत ज्यादा फैला था। उसके बाद कोविड-19 रैबीज हो गया, उसके बाद इन्फ्लुएंजा, ये बहुत सारे डिसीज है, ये सभी के सभी आपको याद रखना है। और अभी जो है जो एमपॉक्स नाम का डिसीज आपका फैल रहा है, जिसे महामारी कर घोषित कर दिया है, ये भी आपका जूनोटिक डिसीज है, जूनोटिक डिसीज है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए एमपॉक्स जो होता है वो ऑर्थोपॉक्स वायरस के वजह से होता है, ये एमपॉक्स होता है इसके वजह से। और आप देख पा रहे हो आपके शरीर के ऊपर ऐसे फोड़े आ जाएंगे, है ना, पूरे फोड़े आ जाएंगे शरीर के ऊपर और उसमें पानी भर जाएगा, जैसे चिकन पॉक्स में होता है, वैसा ही ये भी डिसीज है एमपॉक्स। पर बुरी बात यह है कि इसके ऊपर भाई साहब कोई भी हमारे पास दवा नहीं है, इसलिए इसे महामारी घोषित कर दिया है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करेंगे विच जूनोटिक डिसीज इज कॉज्ड बाय द H1N1 वायरस। H1N1 वायरस के वजह से कौन सा जूनोटिक डिसीज होता है, रोग होता है? क्या वो एवियन इन्फ्लुएंजा रहेगा, स्वाइन फ्लू रहेगा, इबोला रहेगा या प्लेग रहेगा? चलिए अभी अभी मैंने आपको इसका नाम बताया था, अगर आपका पता है और अगर आप करंट अफेयर पढ़ते रहते हो
तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है, चलिए जल्दी से, क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर कर दिया, स्वाइन फ्लू। क्या रहेगा? स्वाइन फ्लू, जो डुक्कर के वजह से होता है, पीक के वजह से होता है ना? आपको पता है इसके बारे में। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये आंसर करेंगे सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक कर कर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनी थी उसका ही नाम यहाँ पे लिखा है, और वो है आपका पेनिसिलिन। कौन है जी? पेनिसिलिन इसका आंसर रहेगा। इसकी खोज किसने निकाली, इसको किसने खोजा, ये आपको बताना है। और साथ में इसे बनाने में किसकी मदद ली जाती है, बनाने में कौन मदद करता है, ये भी आपको आंसर में लिखना है। चलिए बताइए सबसे पहले कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत बढ़िया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी जी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बनाने में किसकी मदद की थी उन्होंने, बताइए? ये की थी मदद किसने जी? आपकी फंगी ने मदद की थी। फंगी माने कि जिसे बोलेंगे हम कवक बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? कवक। अब देखिए, फंगी जिसे हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, और फंगी दवा दारू बनाने में भी मदद करती है। तो फंगी हमारे बड़े ही काम की चीज होती है। कैसी होती है? काम की चीज होती है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया है जी सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई बता सकता है जो सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट था, सबसे पहला, ठीक है, उसको इंसुलिन दिया गया था, वो इंसुलिन पता है किसके शरीर से निकाले गए थे? कोई बता सकता है क्या? मैंने क्या पूछा, समझ में आ गया? जो सबसे पहला इंसुलिन का डोज दिया गया था, वो इंसुलिन किससे निकाला गया था? वो था भाई साहब आपका पीग। पीग माने कि डुक्कर, है ना? उससे निकाला गया था, और उससे भाई साहब किसको दिया गया था? इंसान को दिया गया था। यह आपको याद रखना है, सबसे पहला इंसुलिन। पर अभी इंसुलिन बनाने के लिए भी हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमें इंसुलिन बना के देती है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। ये और ये रहे आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी, और ये रही आपकी फंगी। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस? माने कि जो किण्वन की प्रक्रिया होती है उसके लिए कौन से सूक्ष्म जीव जिम्मेदार होते हैं? चलिए इसका आंसर जो है थोड़ा सा समझकर आंसर कीजिएगा, थोड़ा सा समझकर आंसर कीजिएगा जी। बिल्कुल, सुअर से करते हैं, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अभी तो बैक्टीरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जी? और मुझे लगता है कि इसका आंसर बहुत सारे लोग गलत करने वाले हैं। मैंने बोला था ना, बहुत सारे लोग गलत करने वाले हैं। अगर यहाँ पे पोल दिया होता ना आपका, मैं बोलता था लगभग 99% लोगों ने गलत किया है। 99% लोगों ने गलत किया है। देखो, जो जो आंसर आपने की है सही है, बैक्टीरिया भी करता है और ईस्ट भी करता है। किण्वन की प्रक्रिया फर्मेंटेशन करने के लिए बैक्टीरिया और खमीर माने कि इस दोनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोनों भी होते हैं, दोनों भी होते हैं। अब यहां पे ये नहीं पूछा गया है कि शराब बनाने के लिए जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते थे उस टाइप के आपका आंसर ईस्ट माने की खमीर रहता था। पर यहाँ पे सीधा सीधा पूछा है कि फर्मेंटेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? बैक्टीरिया और ईस्ट, माने कि आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 5, मोर देन वन ऑफ अबव। कौन रहेगा आपका? मोर देन वन ऑफ अबव रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है आपके, आप सभी को पता है कि इस जो है वो कौन से प्रकार का रेस्पिरेशन करते हैं? ये अवायवीय, अवायवीय रेस्पिरेशन माने कि श्वसन करेगी। और कोई बता सकता है क्या अवायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी बनते हैं? कितने एटीपी बनती है? और इसके साथ क्या बनता है? इसके बाद CO2 बनता है, और भाई साहब इथेनॉल बनता है। क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। तो चलिए मुझे बताएंगे, अगर अवायवीय श्वसन हो रहा है तो उसमें कितने एटीपी बनते हैं? देखते हैं कौन इसका उत्तर करता है। चलिए बताइए भाई साहब, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, देखते हैं कौन इसका उत्तर करने वाला है।
देखिए, वायवीय श्वसन की अगर बात करूं, वायवीय श्वसन की अगर बात करूं, जिसका ग्लूकोज का कन्वर्शन किया जाता है किसमें जी? इससे मिलते हैं हमें एनर्जी, उसके बाद मिलते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बाहर निकलता है। और ये एनर्जी जो है कौन से रूप में होती है? ये होती है आपकी एटीपी के रूप में, जिसे बोलते हैं एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट बोलते हैं। और ये कितने एटीपी बनती है? 38 एटीपी बनते हैं। कुछ स्टूडेंट ने जो है ऐसे भी कमेंट किया है कि सर वायवीय श्वसन की अगर मैं बात कर रहा हूं, जब मैं गूगल के ऊपर सर्च कर रहा हूं तो गूगल में आपको 36 बता रहा है। कितना बता रहा है? 36 बता रहा है। पर मैं आपको बता दूं हमारे एनसीईआरटी में 38 दिया है। तो हमें गूगल से कोई लेन देन नहीं है, हमें लेन देन किससे है? एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी माए बाप है, बराबर है। एनसीईआरटी में लिखा गया है कि आपका जो ग्लाइकोलिसिस होता है, क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। ये कहां पर होता है जी? ये होता है आपका कोशिका द्रव्य में। कहां पे होता है? कोशिका द्रव्य में होता है, जिसमें कि क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। क्या बनता है? पायरुविक एसिड या अम्ल बनता है। और इसके साथ 2 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं। फिर ये पायरुविक एसिड जो है हम माइटोकॉन्ड्रिया में भेजते हैं। किसमें भेजते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहां पे आपका क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होती है, वहां पे लगभग आपके 36 एटीपी बनते हैं। कितने हैं? 36। अब आपको गणित तो आता है, अब टोटल लगा दीजिए भाई साहब, टोटल लगा दीजिए। यहां पे बने 2 एटीपी और यहां पे बने 36। कितने हो गए जी? बताओ कितने हो गए? 38 हो गए। कितने हो गए? 38 हो गए। ये आपका उत्तर रहेगा। और उसके साथ साथ यहां पे जो एटीपी बन रहा है अवायवीय श्वसन, माने कि जिसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, यहां पे बनते हैं 2 एटीपी। कितने? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। कितने बनेंगे? 2 एटीपी बनते हैं आपके अवायवीय श्वसन, माने कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। यहां तक क्लियर हो गया है जी? चलिए बहुत बढ़िया। और मुझे सभी लोग एक बार बताएंगे किन किन लोगों का ये उत्तर सही था जो मैंने पूछा था कि अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी बनते हैं। सभी लोग एक बार हाथ ऊपर कर देंगे, मुझे देखना है कि कितने लोगों का सही उत्तर था। चलिए सभी लोग एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग अभी जल्दी से। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है भाई साहब, लाइक भी कर देंगे, है ना? देखते हैं कितने भाई साहब। 500 लाइक भी नहीं हुए आज। कल तो 600 के ऊपर चले गए थे। आज क्या हुआ? ठंडे हो गए क्या? जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। अभी भी 500 लाइक नहीं हुए हमारे, तो 500 लाइक करने हैं। चलिए सभी लोग लाइक कर देंगे जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बताइए पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोला जाता है? वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की खासियत अगर बताओ भाई साहब, खासियत बताओ तो इसका खुद का डीएनए और आरएनए होता है। इसका खुद का डीएनए और आरएनए होता है, ये भी आपको याद रखना है। खुद का डीएनए और आरएनए होता है। और डीएनए आरएनए होने वाली 3 चीजों को आपको ध्यान में रखनी है। एक होते हैं कुछ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। उसके बाद आता है आपका कौन जी? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद एक और आपको ध्यान में रखना है, वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। इन ये जो 3 चीजें हैं ना, इनके अंदर खुद का डीएनए और आरएनए होता है। अब खुद का डीएनए और आरएनए का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अगर गलती से ये डैमेज हो गए या मर गए तो ये खुद खुद को रीजनरेट कर सकते हैं, खुद को फिर से बना सकते हैं। ये एबिलिटी होती है इनके अंदर, जिनका खुद का डीएनए आरएनए होता है। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? कितने एटीपी बनते हैं अभी मैंने बताया। सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर मैं वायवीय श्वसन की बात कर रहा हूं, वायवीय श्वसन की अगर बात कर रहा हूं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कितने एटीपी बनते हैं? कितने एटीपी बनते हैं? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने बनते हैं?
हाँ ठीक है, इसके हिंदी में नहीं किया मैंने, थोड़ी सी गलती होगी। चलिए बताइए, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया। अरे यार अभी तो बताया, फिर भी गलती कर रहे हो आप सभी लोग। ऐसे से नहीं होने वाला है सिलेक्शन। अभी मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं? 36 बनते हैं। और जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है भाई साहब, ग्लाइकोलिसिस, जिसे हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, इसमें बनते हैं आपके 2 एटीपी। ये टोटल मिला के जो है भाई साहब बनते हैं 38 एटीपी बनते हैं। ये कहां पे? आपके सेल में बनेंगे। पर माइटोकॉन्ड्रिया में कितने बन रहे हैं? 36 बन रहे। याद कर लो, गलती करके नहीं आना है। चलिए, और ये रहा देखिए, यहां पे लिखा है सीधा सीधा, लिखा लिखा, ये आपको याद करना है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिसिस कहां पे होता है? अगर ऐसा पूछा जाए तो क्या बताओगे? ये हो जाए आपका कोशिका द्रव्य में। कितने बार बताओ, कितने बार बताओ, फिर भी याद नहीं हो रहा आपको। ये ग्लाइकोलिसिस कहां पे होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। और इसमें क्या बनता है? इसमें आपका पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड बनता है। ये बातें सभी आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एटीपी? बताइए, जो हमारे कोशिका में एटीपी बनता है उसका प्राथमिक कार्य कौन सा है, उसका प्राइमरी फंक्शन कौन सा है? ये तो आंसर आना चाहिए आप सभी को। ये तो आज का आंसर सभी को आना ही चाहिए। चलिए बताइए, एटीपी का काम कौन सा होता है? इसे क्या बोला जाता है? इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। एनर्जी करेंसी ऑफ दी सेल बोला जाता है। माने कि कोशिका का भाई साहब ये ऊर्जा का चलन है। ऊर्जा का चलन होता है ये, ठीक है, कोशिका का चलन होता है। इसका आंसर क्या रहेगा? क्या करोगे आंसर? बहुत बढ़िया। प्रोवाइडिंग द एनर्जी फॉर द सेलुलर प्रोसेस, माने कि किसी भी कोशिका को उसकी प्रक्रिया करने के लिए उसे ऊर्जा प्रदान करना, यह आपके एटीपी का काम होता है। क्या होता है? एटीपी का काम होता है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। और इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर जो है अभी 9-10 का जो पेपर हुआ था बीपीएससी में, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। यहां पे लिखा था, सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे। देखिए ये आपके एटीपी का फार्मूला है। एटीपी में कौन कौन से आपको एलिमेंट मिल रहे हैं? देखो, आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, आपको नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है और फास्फोरस दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? माने कि कितने एलिमेंट हो गए, कितने तत्व है? 5 तत्व होते हैं। कितने? 5। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में, यह आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस, ये 5 तत्व होते हैं आपके एटीपी में। और इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये एक बेस होता है और बीच में आपको शुगर दिखाई दे रहा है, चीनी। और ये कौन सी होती है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। एटीपी में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कौन से नाम की चीनी होती है, कौन सा शुगर होता है? तो वो होता है आपका राइबोज। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जितने बातें मैं बता रहा हूं एटीपी के बारे में। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर एटीपी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। शुगर कौन सा होता है? वो होता है आपका राइबोज। कौन सा रहेगा? राइबोज। एटीपी में कितने फॉस्फेट होते हैं? तो ये होते हैं आपके 3 फॉस्फेट होते हैं। कितने होते हैं? फॉस्फेट 3 होते हैं। और यहां पे एक बात बताना चाहूंगा कि ये हो गया आपका एटीपी का स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ पे आपका शुगर मॉलिक्यूल रहेगा और यहाँ पे इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप रहेंगे अटैच इस तरह से। अब ये जो है, इससे हमें जब ऊर्जा मिलती है तो क्या होता है? इससे एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। माने कि ये जो आपका एटीपी है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एडीपी में। किसमें? एडीपी में। और साथ में इससे आपकी ऊर्जा बाहर निकलती है। और यही ऊर्जा जो है आपकी कोशिका इस्तेमाल करती है। यही ऊर्जा जो है आपकी कोशिका इस्तेमाल करती है। यह आपको ध्यान में रखना है। माने कि एटीपी से ऊर्जा हमें कैसी मिलती है? एटीपी में जो 3 फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं ना, जो यहां पे मैंने आपको दिखाया 3 फॉस्फेट बॉन्ड, इसमें से एक टूट जाएगा
और जैसे ही टूटेगा उसमें से ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है, और वही ऊर्जा जो है हम इस्तेमाल करते हैं, माने कि हमारी कोशिका इस्तेमाल करते हैं। मैं जो यहाँ पे हाथ हिला रहा हूं, मुंडी हिला रहा हूं, मैं डांस कर सकता हूं, मैं चल सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, इन सभी चीजें के लिए हमें जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी किसके वजह से, इसी ऊर्जा का वजह से। क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस दैट रिक्वायर्ड एटीपी। ऐसे कौन सी प्रोसेस हो है जिसमें एटीपी की जरूरत नहीं होती है? भाई साहब अभी मैंने बोला कि सभी चीज करने के लिए हमें एटीपी की जरूरत होती है, तो हमारे शरीर के अंदर ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें एटीपी माने की ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना भाई साहब तो इसका आप आंसर कर सकते हो। इसके बारे में मैंने एक बार आपको बताया था, एक बार नहीं 2-3 बार बताया है। चलिए चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। देखते, मैंने इसके बारे में आपको बताया था, अगर आपको याद नहीं है मैं याद दिलाऊं आपको, याद दिलाऊं क्या? अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं दिलाऊंगा। मैंने बोला था हमारे शरीर के अंदर जो हम सांस ले रहे हैं उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में जा रहा है, हमारे फेफड़ों में जा रहा है, और फेफड़ों से जाएगा खून में, तो वहां पे एक प्रोसेस होती है जिसे बोले थे हम डिफ्यूजन। क्या बोले थे? डिफ्यूजन, माने की विसरण। तो आपको याद नहीं आया, आपका आंसर रहेगा सिंपल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। ये डिफ्यूजन को कैसे भूल गए आप बताओ? कैसे भूल गए भाई साहब? याद आया आपको? याद आया कि नहीं आया? मैंने बताया था आप सभी को, अगर याद नहीं आया है। ओ बताया थे नहीं कि बताया था? बताया था ना? हाँ ऐसे ही क्वेश्चन है। मैं बोलता हूं ना, मैं जितने भी शब्द बोलता हूं उस हर एक शब्द का कहीं ना कहीं पीवाईक्यू पूछा गया है। मैं बाहर का कभी नहीं पूछता हूं, या बाहर की बकबक भी नहीं करता हूं। क्लियर है? समझ में आ गया है? चलिए, और ये देखो, ये फिगर भी आपको दिखाई थी मैंने। ये हमारी लंग्स माने की फेफड़े हो गए। फेफड़ों के अंदर क्या होते हैं? अल्वोली, जिसे हम कुक्षिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुक्षिका बोलते हैं। और इन्हीं कुक्षिका के अंदर जो है, जो हवा से ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन आपके खून में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है भाई साहब? यहाँ पे आपकी विसरण की प्रोसेस होती है, विसरण की प्रक्रिया होती है। याद आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए, और ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए मैं होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं। सभी लोग जो है इस होमवर्क को अच्छे से सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और साथ में किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, वो डाउट जो है DOUBT डाउट अगर है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, ताकि मैं अगले सेशन में उसे सॉल्व करके आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन यहीं पे खत्म करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।